अरे आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है कहाँ भाई? जमाना नहीं दिख रहा। तभी आनंद की नजर एक खेत में चमकती हुई किसी चीज पर पड़ती है। अरे अरे यहाँ भी कोई पटाखे जला रहा है क्या कोई? जाके देखता हूँ भाई। आज तो दिवाली मैं इसी के साथ मना लूंगा। मैं भी इसके पटाखे फोड़ लूंगा भाई। आनंद शराब के नशे में उस चमकती हुई चीज की ओर बढ़ने लगता है। सूरज चढ़ते ही खेतों में किसानों का आना शुरू हो जाता है। श्याम भी अपने खेतों की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसकी नजर बंजर खेत में पड़े हुए आनंद पर पड़ती है। अरे मोरी मैया! श्याम भागकर उसके पास जाता है और उसे जोर जोर से हिलाकर उठाने लगता है। ओ भाई ओ, अरे उठो! अरे यहाँ क्यों पड़े हो भैया? अरे उठो! श्याम आनंद के शरीर को जैसे ही पलटता है उसके हाथ पांव वहीं कांप जाते हैं। आनंद का पूरा शरीर एकदम सफेद पड़ चुका था। अरे हे भगवान! श्याम आनंद की नब्ज पकड़कर देखने लगता है लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं होता। ये तो मर चुका है। पापा। हाँ बचुआ बोलो। पापा ये जो फूल वहाँ है वो कौन सा फूल है और वो अकेला वहाँ क्यों खड़ा है? अरे वो वाला, अरे उसे कहते हैं राजदार फूल। राजदार का फूल? हाँ भाई। क्यों पर? क्योंकि इस फूल को इस गांव के सब राज पता है, इसीलिए। पूरे गांव के राज? हाँ भाई हाँ बिल्कुल। तो पापा मैं उसे तोड़ लूं? अरे नहीं बचुआ नहीं, वहाँ कभी मत जाना, ठीक है? कभी मत जाना वहाँ। पर क्यों? अरे क्योंकि उस फूल के पास जाने से बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है बचुआ, समझे? सच में? हाँ, तो मुझसे वादा करो कि वहाँ नहीं जाओगे कभी। वादा करो वादा। ठीक है, पर आपको मुझे फिर कल समोसे खिलाने पड़ेंगे। समोसे? सोचेंगे, पर चलो खा लेना भाई तुम समोसे, ठीक है? ठीक है फिर, वादा। दिवाली के अगले दिन जब बिरजू अपने पिता का खाने का डिब्बा उनके पास खेत में लेकर जा रहा होता है तभी उसकी नजर फिर उसी खेत पर पड़ती है। इस बार वो फूल वहाँ नहीं होता। अरे वो फूल कहाँ गया? बिरजू थोड़ी देर उस बंजर खेत की ओर देखकर फिर अपने पिता के खेत की तरफ चल पड़ता है। पापा। बिरजू दूर से रविंदर की तरफ हाथ हिलाता है। रविंदर उसे हाथ उठाकर रुकने को बोलता है। अरे बिरजू आया, रुक जा। रविंदर अपनी कुदाल एक तरफ टिकाकर बिरजू की तरफ आने लगता है। हाँ बिटुआ बोलो, फिर आज क्या ले आया खाने में बता? माँ ने आज हरा साग और बाजरे की रोटी बनाई है। अरे वाह भाई वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। रविंदर बड़े चाव से हरा साग और बाजरे की रोटी खाने लगता है। अरे तू भी बैठ जा, आजा। नहीं पापा, मैं तो खा के आया हूँ। खा के आया हूँ? अच्छा, ऐसी कितनी रोटी खा के आया है तू भाई? 4। अरे धत तेरे की, बस 4? अरे जब मैं तेरी उम्र का था ना बछुआ, तब मैं 10 रोटियां तो एक ही बार में खा जाया करता था। हाँ कुछ भी पापा। अरे लो, अब मान ही नहीं रहा। अरे सच्चे कह रहा हूँ मैं। हाँ अच्छा हाँ, एक बात याद आई पापा, आज जब मैं आ रहा था तो मुझे उस खेत में वो फूल नहीं दिखा। वो कहाँ गया? वो फूल? अरे अब तो दिवाली चली गई ना। तो? अरे तो राजदार फूल बस छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली पर ही खिलता है बछुआ। बड़ा न्यारा फूल है। इस फूल के बारे में तो कभी हमारे स्कूल में भी नहीं पढ़ाया बापू। अरे इसलिए नहीं पढ़ाया होगा क्योंकि ये फूल जो है वो बस इसी गांव में उगता है। हाँ बड़ा ही तगड़ा जादुई फूल है, पर ये यहीं क्यों खिलता है?
और इस फूल को पूरे गांव के राज कैसे पता है? अब ये तो मुझे नहीं पता, पर तू इतना क्यों पूछ रहा है? ऐसे ही। तेरी नजरों में सब पढ़ रहा हूँ मैं। अरे याद है ना तुझे कि तूने मुझसे क्या वादा किया था, है? अरे हाँ पापा, मैं नहीं जाऊंगा कभी उस फूल के पास। वैसे भी 2 दिन ही खिलता है वो फूल। कई साल यूं ही बीत जाते हैं। और कुछ सालों में देखते देखते बिरजू भी जवान हो जाता है। एक दिन बिरजू आंगन में टहल रहा था कि तभी उसकी माँ उसके पास 2 खाली घड़े लेकर आती है। बिरजू, चल मेरे साथ, कुएं से पानी भर के लाना है। पर क्यों माँ? भरने के बाद घड़े उठाकर लाने हैं मेरे साथ। फिर तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। नहीं, मुझे अपनी सहेलियों से भी मिलना है। अच्छा ठीक है माताजी, चलो फिर। अब दोनों माँ बेटे कुएं से पानी भरने आते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं उन्हें पता लगता है कि कुएं की चरखी टूट चुकी है। रस्सी खुरदुरी लकड़ी पर रगड़ खा रही है और बाल्टियाँ आधी खींचते खींचते फिर नीचे गिर जाती हैं। ए बिंदिया, ये क्या हुआ? अरे पता नहीं, सुबह आए तो उसकी चरखी टूटी मिली, बाल्टी पूरी चढ़ ही नहीं रही। अरे बाप रे, पूरा दिन लग जाएगा पानी भरने में ऐसे तो। अब क्या करें? कल लोहार को बुलाना पड़ेगा, वरना कैसे चलेगा? हाँ, जब तक ठीक नहीं होगा तब तक सबको यही झंझट झेलनी पड़ेगी। अगर दिमाग लगाया जाए तो हर चीज का हल है। हाँ, अरे वाह, ये तो चल भी रहा है। अरे मौसी, सोच बड़ी होनी चाहिए। चीज छोटी है या बड़ी उससे फर्क नहीं पड़ता। अरे वाह अनीता, तेरा बेटा तो बड़ा होशियार निकला, कमाल कर दिया। बिरजू की माँ प्यार से उसके सर पर हाथ रखती है। वो तो है। अब उम्र के साथ साथ बिरजू की उत्सुकता भी बढ़ती जाती है। वो पिछले 9-10 सालों से उसी फूल को हर दिवाली पर खिलते देखता और हर बार यही सोचता कि इस फूल का राज असल में है क्या। जब बिरजू 19 साल का हो गया तो एक बार फिर वो दिवाली पर अपने दोस्त बिट्टू के साथ उस फूल को देखने जाता है। बिट्टू और बिरजू 2 साइकिलों पर जा रहे हैं। यार एक बात बता यार, ये कैसे पता इन सबको कि ये फूल जादू है यार? ये गांव वाले कैसे जानते हैं राज, मतलब इस फूल का? अरे यार, सभी गांव वाले न जाने कितने समय से बोलते आ रहे हैं, तो वो गलत थोड़ी बोल रहे होंगे। अरे यार, तो गांव वालों को क्या पता यार, बोलना है। कभी कोई उसके पास गया तो है नहीं, डर के मारे ऐसे ही बोल देते हैं, सब गप मार देते हैं। अच्छा सुन, उस दिन पता है वो सरपंच क्या बोल रहा था कि पीपल के पेड़ के नीचे ना एक चुड़ैल बैठती है रात को। मैं गया तो पता है क्या देखा मैंने? क्या देखा भाई? अरे सरपंच की खुद की माता जी बैठी थी वहाँ। हाँ, बेवकूफ अपनी माँ की परछाई से डर गया। तू कह रहा है इन्हें पता है सब ये राजवाज है। बिट्टू और बिरजू की साइकिल उस बंजर खेत के सामने आकर रुकती है। दोनों उतरकर सामने के खेत की मेड़ पर बैठकर उस फूल को ध्यान से देखने लगते हैं। बिरजू के मन में व्याकुलता तो खूब होती है, पर उसके पास उतनी ही समझदारी होती है। ओए बिरजू, यार चलना यार, एक बार चल के देखते हैं यार। और तू तो यार वैसे भी बहुत समझदार है, तो अगर कुछ होगा भी तो तू संभाल ही लेगा यार। अरे तू पागल है क्या यार? मैं 10 साल का था जब मैंने पिताजी को वादा किया था कि मैं कभी नहीं जाऊंगा इस फूल के पास, चाहे कुछ भी हो जाए यार। अरे यार, पर कुछ हुआ भी तो हो। मैंने तो कभी कुछ नहीं देखा। तो ठीक है यार, तू बैठे रहे, मैं तो जा रहा हूँ देखने। मैं जा रहा हूँ यार। बिट्टू उठकर फूल की तरफ जाने लगता है कि तभी पीछे से बिरजू उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे यार, दिमाग सरक गया है क्या तेरा? है, चुपचाप बैठ जा इधर पर, बता रहा हूँ। अरे कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा। ये सब बात है ना गप फैला रखी है इन गाँव वालों ने। ऐसी तो पता नहीं कितने फूल उगते हैं अपने आप से, पर कोई मरता थोड़ी है उनके पास जाने से यार, बता। और मैं तो बस एक ही बार पास जाकर के देखूंगा बस। अरे यार, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू चल यहाँ से, एक काम कर, वरना यहाँ बैठा बैठा बस फालतू में अपना दिमाग ही चलाता रहेगा। अरे कुछ नहीं होगा यार, तू छोड़ यार, मैं जा रहा हूँ। बिट्टू अपना हाथ छुड़ाकर उस फूल की ओर दौड़ने लगता है। पीछे से चीख कर बिरजू उसे खूब रोकता है, मगर बिट्टू के कानों में बिरजू की एक बात नहीं पड़ती। अरे बिट्टू, अरे यार वापस आ जा यार। अरे तुझे कुछ हो गया तो यार दिक्कत हो जाएगी यार, समझा कर यार। तेरे माँ बाबूजी को क्या बोलूंगा मैं, बता।
अरे कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा, तेरे भाई को देखता जा, तू देखता जा। बिट्टू उस फूल के एकदम पास जाकर उसे गौर से देखने लगता है। अरे बिरजू, ओए, अबे आजा इधर, अबे देख मैं खड़ा हूँ इस फूल के पास में, देख कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, देख। अरे यार ये मरवाएगा मुझे भी यार। बिट्टू उस फूल के और पास जाता है और उसे सूंघने लगता है। बिरजू ये देखकर एकदम से चीखने लगता है। अबे अबे मरेगा क्या, अबे दूर हो जा से, अबे क्या कर रहा है तू। बिट्टू तभी बिरजू की ओर पलटता है और हंसते हुए उसकी तरफ आने लगता है। अबे अबे मैं कह रहा था ना कि मुझे कुछ नहीं होगा, देख कुछ हुआ, मुझे कुछ हुआ। बिट्टू को बेहोश देख बिरजू का कलेजा फट पड़ता है। वो तुरंत दौड़ता हुआ बिट्टू के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। बिट्टू, ओए बिट्टू, अरे उठ यार। हे भगवान, इसे बोला था मैंने कि मत जा मत जा, अब हो गया ना विनाश, अब क्या करूं। हाँ, सबसे पहले तो इसे घर लेकर जाता हूँ। हाँ। बिरजू बिट्टू को साइकिल पर लाद कर उसे अपने घर ले जाता है। बिरजू फटाफट से घर आकर बिट्टू को अपने कंधे पर टांग कर अंदर लाकर अपने बिस्तर पर लिटा देता है। तभी बिरजू के मम्मी पापा भी वहां आ जाते हैं और बिट्टू को इस हालत में लेटा देख उनके होश उड़ जाते हैं। अरे क्या हुआ इसे? वो पिताजी। बिरजू के पापा बिरजू की घबराई हुई शक्ल देखकर समझ जाते हैं कि माजरा क्या है। कह दे कि तुम दोनों राजदार फूल के पास नहीं गए थे, कह दे। नहीं नहीं पापा, हम दोनों नहीं गए, सिर्फ ये गया था। क्या? अरे बछुआ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। पिताजी, मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की पर ये माना ही नहीं। हे भगवान, इसकी तो माँ इतनी चंडालनी है कि ढिंढोरा पीट देगी पूरे गांव में कि तूने उसका बेटा मार दिया। अरे पर मरा थोड़ी ना है ये तो बस बेहोश हुआ है तो। अरे सिर्फ आज की रात तक के लिए बछुआ, अगर इसे दिवाली खत्म होने तक होश नहीं आया तो ये मर जाएगा। हाँ। क्या? पर कैसे? अरे मुझे क्या पता कैसे, हमेशा से बस यही पता है कि ऐसा ही होता है। ऊपर से तू इसे यहाँ और ले आया। अरे माँ, तो क्या तालाब में फेंका था इसे, बताओ। हे भगवान, अब क्या करेंगे? अरे पर कुछ तो तरीका होगा इसे ठीक करने का। अरे बछुआ, कोई तरीका नहीं है। जो भी इस फूल के पास गया है ना, अंत में बस मरा ही है वो बेचारा। इसे हमें कहीं दफना देना चाहिए। अरे तू पागल वागल हो गई है क्या? है, दफना देते हैं। अरे तो और क्या करें, इसके मरने का इल्जाम तो हमारी सर आएगा ना। अरे आप रुको यहीं और इसका ध्यान रखना, मैं कुछ उपाय ढूंढता हूँ। बछुआ देख, कुछ भी हो जाए तू उस फूल के पास मत जाना, ठीक है, समझा? हाँ ठीक है। बिरजू साइकिल लेकर फिर से उस बंजर खेत पर चला जाता है और वहां पहुंचकर धीरे धीरे उस फूल के पास जाने लगता है और इधर उधर देखने लगता है। हाँ, माफ करना पिताजी, मेरे दोस्त की जान का सवाल है, अब तो जाना ही पड़ेगा। बिरजू उस फूल के अब एकदम पास आ जाता है और उसे सूंघने लगता है। बिरजू उस फूल को सूंघकर कुछ देर तो ठीक महसूस करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी नजरों के सामने की दुनिया अचानक घूमना शुरू हो जाती है और उसकी आंखों के आगे अंधियारा छाने लगता है। अरे ये कहाँ गया मैं, और ये कौन से और कैसे लोग हैं? आप लोग कौन हैं और मैं कहाँ हूँ? शांत, हम सब जानते हैं कि दुश्मन राज्य का गुप्तचर यहाँ आया है। तुमसे पहले एक और गुप्तचर हमें यहाँ मिला है। मतलब बिट्टू? हाँ, तो मतलब तुम उसे जानते हो? हाँ, पक्का, फिर तो तुम भी गुप्तचर हो। बताओ, कौन से राज्य से यहाँ आए हो? विषमगढ़ से या त्रिकाल वाली से? बताओ। क्या? अरे कौन सा राज्य, कैसा राज्य? मैं तो लेखू गांव से आया हूँ। कमाल है, वो भी यही कह रहा था। आप मुझे उसके पास लेकर जा सकते हैं क्या? चिंता मत करो, पहले तुम्हें महाराज के सामने पेश करेंगे, फिर उसके साथ ही तुम्हें कैद खाने में बंद कर देंगे। बिरजू बेफिक्र होकर उठकर उनके सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है और एक सैनिक का भाला पकड़कर छीन लेता है। हाँ, तुम बौने कैद करोगे मुझे? एक फूंक में उड़ा दूंगा तुम्हें तो। सैनिक अपने एक हाथ से उसका गिरेबान पकड़ता है
और उसे उठाकर पटक देता है। हाँ, अब बताओ क्या कह रहे थे? अरे मैं तो इन्हें कमजोर मान रहा था, पर ये बौने तो महाबली निकले। अरे ये तुम्हारा राजमहल, ये इतना गरीब राजा है तुम्हारा कि गुफा को महल बोल रहा है? अगर हमारे महाराज का अपमान एक बार और किया ना तो ये भाला देख रहे हो तुम्हारे सीने में डाल देंगे। हाँ माफ कीजिए, महल इस गुफा को पार करके आएगा। ए, तुम दोनों मशाले जलाओ। सैनिक मशाल जलाते हैं। सभी सैनिक मशाल लिए गुफा के अंदर घुस आते हैं। सभी लोग गुफा की बड़ी सूखी घास से गुजरकर आगे बढ़ने लगते हैं। ये घास तो एकदम सूखी है। मिल गई तरकीब। भाई साहब, क्या है? आपको तेल की बदबू आ रही है क्या? कहाँ से आ रही है? अरे हमारे पैरों के नीचे से। वो मेरी नाक तेज है ना, तो थोड़ी सी भी गंध मेरी नाक आसानी से पकड़ लेती है। आप एक काम कीजिए, मशाल मुझे दीजिए और आप एक बार नीचे घास को छू के देखिए कि तेल है या नहीं। हाँ, सही कहा। अरे बल तो पा लिया, पर अकल गधों वाली है। किसने सैनिक बनाया तुम्हें? और मैंने मशाल मांगी तो तुमने दे भी दी। अब चुपचाप मेरे हाथों की रस्सी को काट दो भाई। नहीं तो हम तीनों को जला देगा। नहीं, इस घास को। ये घास देख रहे हो, लंबी लंबी। अगर आग की एक लपट भी इस तक गई ना तो पूरी गुफा फिर भस्म हो जाएगी, समझे? कुछ ही देर में। सभी सैनिक एकदम से घबराकर एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। काटो ये रस्सी, मैं कहता हूँ। काट दो, नहीं तो जान जाएगी हमारी भी। सैनिक आकर बिरजू के हाथ पर बंधी रस्सी को काट देता है और बिरजू तभी वहाँ से फरार हो जाता है। बिरजू भागता भागता एक गांव में जा घुसता है जहाँ एक बड़ा सा पेड़ होता है। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। इनसे पूछता हूँ, शायद इन्हें कुछ पता हो। बिरजू उन मुनियों की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसका हाथ पकड़कर कोई उसे पीछे खींच लेता है। बिरजू एकदम से छटपटा जाता है। कौन हो तुम? अरे चिल्ला मत। मैं कुछ नहीं करूंगा तुम्हें, चिल्ला मत। अरे पर तुम हो कौन? अरे मेरा नाम आनंद है और मैं लेखू गांव से हूँ, समझा? क्या लेखू गांव से? मैं भी तो वहीं से हूँ। मतलब कि अरे हाँ, मैं भी उस राजदार के फूल के पास गया था। ओह अच्छा। तो तुम मुझे बता सकते हो कि ये कौन सी जगह है? मेरा दोस्त भी आज यहाँ पर फंस गया है, मुझे उसे बचाना है। अरे भाई सुनो, ये जगह ब्रह्मगिरी राज्य है, पर जिस गाँव में तुम अभी हो ना वो इस राज्य से थोड़ा अलग है और दूर भी। ये गाँव किसी राज्य में नहीं पड़ता। यहाँ सिर्फ साधु संत और ब्रह्म ऋषि रहते हैं। और ये जो पेड़ देख रहे हो ना, ये है राजदार का पेड़, जिसकी नींव इन ऋषियों के पुरखों ने ही रखी थी। क्या राजदार का पेड़? तो इसी पेड़ का वो फूल है? हाँ भाई हाँ, लेकिन आज रात को इस पेड़ को ब्रह्मगिरी राज्य के कुछ लोग काटने वाले हैं। पर आपको कैसे पता कि ऐसा ही होगा? अरे भाई क्योंकि मैं अपनी आंखों से कई बार देख चुका हूँ। आज दिवाली है और आज ही की अर्धरात्रि में ये पेड़ कटेगा, देखना। पर क्यों और कौन कटवाना चाहता है ये पेड़? अरे भाई सुनो, ये पेड़ एक मायावी पेड़ है जिससे इस पूरे गांव को ऊर्जा मिलती थी और इसी बात का लालच ब्रह्मगिरी राज्य के राजा महिपाल सिंह के मन में आ गया। दरअसल ब्रह्मगिरी गांव में कई सालों से कोई वर्षा ही नहीं हुई थी, तो वहाँ के पेड़ पौधे, फसलें, कुएं सभी धीरे धीरे सूखते जा रहे थे। तो जब उनको इस पेड़ के बारे में पता चला तो उन्होंने एक रात अपने सिपाहियों को ये पेड़ काटने को भेज दिया। पर जैसे ही उन्होंने ये पेड़ काटा तो पूरे गाँव में त्राही त्राही फैल गई, सब कुछ एकदम सूखा पड़ गया। और ये जो संत देख रहे हो तुम यहाँ पर, इनका सारा गुस्सा उसी दिन फूटा। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। हमारी चीखें इसी गांव में सदैव गूंजेंगी, इस पेड़ के अंश में, जिसे न कोई तोड़ पाएगा और न कोई उसे काट पाएगा। और अगर कोई भी उसके पास आया तो उसकी आत्मा सदैव के लिए इस राजदार के अंश में कैद हो जाएगी। हमारी साधना की ताकत और ब्रह्मगिरी राज्य का ये घिनौना राज सदैव के लिए इस राजदार के अंश में जीवित रहेगा। जो भी मनुष्य इसके निकट आएगा वो ये
सब देखेगा ताकि उसे पता चले कि राजदार को नुकसान पहुंचाने का परिणाम क्या होता है। सिर्फ कोई बुद्धिमान और साहसी ही इस श्राप से मुक्ति पा सकता है। और वो गांव हमारा गांव लेखो था, है ना? हाँ, जब मैं यहाँ आया तो मुझे समझ में नहीं आया कि बाहर कैसे निकलना है। तो मतलब तुम्हें अभी पता है कि कैसे बाहर निकलना है? हाँ भाई हाँ, पर तुम्हारे पास सिर्फ आज रात तक का ही वक्त है, बता रहा हूँ। अगर तुम पेड़ कटने तक इस पेड़ के पास नहीं आए तो फिर कभी नहीं जा पाओगे। पर तुमने तो कहा कि तुमने कई बार ये सब होते हुए देखा, तो तुम क्यों नहीं गए? अरे क्योंकि कोई इंसान उसी वक्त वापस जा सकता है जिस वक्त वो आया हो। इस पेड़ के कटने के बाद नहीं। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं नहीं जा पाया, पता नहीं क्यों। क्योंकि तब तक तुम्हारी दुनिया में तुम्हारी मृत्यु हो चुकी थी। क्या कहा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सुनो, तुम जाओ, जल्दी जाओ, समय नहीं है तुम्हारे पास बिल्कुल भी। जाओ, अपने दोस्त को राजा की कैद से छुड़ाकर फटाफट यहाँ से निकल जाओ। बिरजू तभी वहाँ से निकल जाता है। अगर सीधे गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। सोच बिरजू, कुछ तो सोच। बिल्ली अगर दूध के पास से निकले तो किसी को शक नहीं होता। बिरजू रसोई में चुपके से घुसता है। बिरजू पास पड़ी बड़ी सी सब्जियों की टोकरी देखता है और खुद उसके अंदर घुस जाता है। दो सैनिक टोकरी उठाकर ले जाते हैं और बिरजू महल के अंदर पहुंच जाता है। ये टोकरी इतनी भारी कैसे हो गई भाई? पता नहीं, जब लाए थे तब तो हल्की ही थी। कुछ देर के लिए रख देते हैं। थक गए, थोड़ी देर में ले जाएंगे इस टोकरी को। बिरजू तभी वहाँ से निकल जाता है और फिर काल कोठरी ढूंढने लगता है। वो काल कोठरी ढूंढ ही रहा होता है कि तभी उसे दो सिपाहियों की आवाज आती है। पूरे दिन पहरेदारी और फिर बंदियों को भोजन भी कराओ है? अरे हम सिपाही हैं, नौकर थोड़ा ही। अरे कोई नहीं भाई। उनकी बात सुनते ही बिरजू उनके पीछे पीछे दबे पांव चल देता है और आखिरकार काल कोठरी तक पहुंच ही जाता है। घुसते ही उसे बिट्टू एक अंधियारी सी कोठरी में बैठा दिखता है। बिरजू वहाँ चुपचाप खड़ा होकर उसे देखता है और पास की मेज पर चाबियों का गुच्छा पटक देता है। हाँ, मिल गया मौका। बिरजू तभी थोड़ी दूर जाकर दीवार पे जोर से हाथ मारता है और मुंह से अजीब आवाज निकालने लगता है। दोनों सिपाही आवाज सुनते ही एकदम चौंक जाते हैं और तुरंत सब कुछ भूलकर काल कोठरी से निकल जाते हैं। बिरजू मुस्कुराता है, तेजी से आगे बढ़कर चाबियां झपट लेता है। पल भर में ताला खोलकर वो बिट्टू को आजाद कर देता है। अरे बिरजू, अरे तू यहाँ? अरे यार, ये बता तूने ताला कैसे खोला? अरे भाई, पढ़ाई बेकार में थोड़ी ना की थी, पर चल अभी जल्दी से निकलना है यहाँ से। दोनों दबे पांव निकलकर अंधेरे रास्ते से भाग जाते हैं। खाली कोठरी देखकर पूरे राज्य को सतर्क कर दिया जाता है। सभी सैनिक महल से बिट्टू को ढूंढने के लिए रवाना होते हैं। बिरजू और बिट्टू सीधा उस पेड़ के पास पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी कुछ सैनिक उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। बिट्टू और बिरजू अपनी पूरी जान लगा देते हैं। पेड़ उनसे कुछ ही दूरी पर होता है कि तभी कुदरत मानो अपना रंग रूप बदल देती है और उनके पैरों के नीचे की जमीन टूटने लगती है। अरे यार, अरे ये क्या हो रहा है यार? भूकंप आ रहा है क्या? बिट्टू अभी कुछ मत सोच, बस भाग यार जल्दी। दोनों पेड़ के बिल्कुल पास पहुंच ही जाते हैं कि उनके पैरों तले की जमीन टूटकर बिखरने लगती है और वो दोनों वहीं उस असीम अंधेरी खाई के अंदर धंसने लगते हैं कि तभी दो हाथ आते हैं और उन दोनों को खींचकर सीधा पेड़ के पास खड़ा कर देते हैं। पिताजी आप? अरे तेरा ही बाप हूँ बिटुआ, मुझे क्या पता नहीं था कि तू क्या करने वाला है? पर कैसे? अरे तुम दोनों चलो पहले, चलो। तीनों उस पेड़ को छूकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। बिरजू एकदम से आंखें खोलता है। उसके पापा उसके बगल में बैठे होते हैं। बन लिया हीरो है?
बन लिया। अरे पर एक मिनट बिट्टू। दोनों फटाफट घर पहुंचते हैं। बिरजू सीधा अंदर भागते हुए पहुंचता है और देखता है कि बिट्टू घर के भीतर बैठा खाना खा रहा है। बन लिया हीरो है, बन लिया। अरे मुझे बता था यार कि मुझे कुछ भी हो गया ना तो तू बचा लेगा यार। अरे ये ले अचार खा। अबे वो तो खा लूंगा, पर तूने आज साबित कर दिया कि तू बैल बुद्धि है। पर चल, जैसा भी है मेरा दोस्त है।